आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियमों को समझने जा रहे हैं। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि अदालत में कौन से तथ्य सुने जाएंगे और कौन से नहीं। जय हिंद। अच्छा, कभी सोचा है कि एक कोर्ट केस में इतने सारे सबूतों, इतनी सारी बातों में से कौन सी बात असल में मायने रखती है और कौन सी नहीं? आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के ठीक उन्हीं नियमों को समझेंगे जो इसका फैसला करते हैं, यानी तथ्यों की सुसंगतता के नियम। तो हमारा आज का मूल सवाल यही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स या तथ्यों की सुसंगतता के नियम आखिर हैं क्या। चलिए इस पूरी चर्चा में हम इसके हर एक पहलू को बहुत ही विस्तार से देखते हैं। तो इस सफर पर हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? हम शुरुआत करेंगे सुसंगतता के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर हम देखेंगे कि एक ही घटना से जुड़े तथ्य कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम मकसद, तैयारी और बर्ताव जैसे कई नियमों को समझेंगे और आखिर में एलिबी और रूढ़ी जैसे विशेष नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो ये तथ्यों की सुसंगतता है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये इस बात का जवाब है कि अदालत में कौन सी कहानी का कौन सा हिस्सा सुना जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 से लेकर 50 तक हमें इसका पूरा ढांचा देती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बुनियादी, सबसे पहले नियम से, वो तथ्य जो एक ही घटना का हिस्सा होते हैं। धारा 4 ये कहती है कि अगर कुछ चीजें एक ही बड़ी घटना का हिस्सा हैं, तो वो सब की सब सुसंगत हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अलग अलग समय पर हुई हों या अलग अलग जगह पर। इसे कानून की भाषा में रेस चेस्टे कहते हैं, जिसका आसान मतलब है एक ही कहानी के हिस्से। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दंगा हो रहा है। एक आदमी एक जगह आग लगा रहा है, दूसरा किसी पर हमला कर रहा है, तीसरा कहीं और नारे लगा रहा है। अब भले ही ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ये सब एक ही बड़ी घटना यानी दंगे का हिस्सा है। इसलिए ये तीनों ही काम अदालत के लिए सुसंगत माने जाएंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किसी घटना का संदर्भ यानी उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे सुसंगत हो जाता है। धारा 5 आप समझिए कि एक जासूस की तरह काम करती है। ये पूछती है मौका क्या था, वजह क्या थी और उसका असर क्या हुआ। ये सारी चीजें एक केस को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद करती हैं। जैसे कि एक घर में अंधेरा होना चोर के लिए एक अवसर है। प्रमोशन को लेकर हुआ कोई झगड़ा बाद में किसी हमले का कारण बन सकता है। लड़ाई के बाद किसी के चेहरे पर चोट के निशान उस लड़ाई का प्रभाव है। और अगर किसी को ये पता है कि कोई रोज रात 10 बजे पार्क में टहलने जाता है, तो ये जानकारी अपराधी के लिए एक सुअवसर हो सकती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हेतुक यानी कॉज और प्रेरणा यानी मोटिव में आखिर फर्क क्या है? देखिए, हेतुक वो है जो असल में होता है, एक बाहरी घटना, और प्रेरणा वो है जो किसी के मन में होता है, एक अंदरूनी सोच। जैसे एक चुनाव हार जाना किसी के गुस्से का हेतुक हो सकता है, लेकिन कुर्सी पाने का लालच हत्या के पीछे की प्रेरणा हो सकती है। R.V. डॉनेलन का ये पुराना मामला सुअवसर को बहुत अच्छे से समझाता है। हुआ ये कि पीड़ित को रात में खास दवा लेने की आदत थी। आरोपी को इस आदत के बारे में पता था, तो उसने क्या किया? चुपके से दवा की शीशी को जहर से बदल दिया। अब यहाँ पर आरोपी को पीड़ित की आदत की जानकारी होना एक बहुत ही सुसंगत तथ्य था, क्योंकि इसी जानकारी ने उसे अपराध करने का मौका दिया। तो अब तक हमने देखा कि घटना का संदर्भ कैसे मायने रखता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक इंसान के काम और उसकी सोच कैसे सुसंगत होती है। धारा 6 के 3 बड़े स्तंभ हैं: हेतु, तैयारी और आचरण। हेतु यानी क्यों किया, तैयारी यानी कैसे प्लान किया, और आचरण यानी अपराध के पहले या बाद में क्या किया। ये सब अदालत के लिए बहुत जरूरी सुराग होते हैं। हेतु को समझने के लिए R.V. पामर का ये मशहूर मामला देखिए। आरोपी, जिसका नाम पामर था, उस पर अपने दोस्त का बहुत सारा कर्ज था। जब उसके दोस्त की जहर से मौत हो गई, तो इस कर्ज को हत्या के पीछे एक बहुत मजबूत हेतु यानी मोटिव माना गया। 1946 में प्रिवी काउंसिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर सबूत एकदम ठोस हैं तो मकसद मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मामला सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका है तो मकसद ही सब कुछ है, वही उस केस की नींव है।
अगर आपको ऐसे ही गहरे कानूनी विश्लेषण पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मकसद के अलावा तैयारी और आचरण भी उतने ही जरूरी हैं। तैयारी जैसे हत्या में इस्तेमाल हुए जहर जैसा ही जहर खरीदना, और आचरण जैसे अपराध करने के बाद घर से भाग जाना, सबूत मिटाने की कोशिश करना या फिर गवाहों को डराना धमकाना, ये सभी बातें अदालत में सुसंगत होती हैं। अब हम उन तथ्यों पर आते हैं जो किसी मामले को और बेहतर तरीके से समझने में और चीज़ों को पहचानने में मदद करते हैं। धारा 7 के तहत वो सारे तथ्य सुसंगत हैं जो किसी विवादित तथ्य को समझाने या पेश करने के लिए जरूरी हैं। ये तथ्य आप समझिए किसी केस में कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, जो कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। इस धारा में 5 तरह के तथ्य आते हैं, जैसे कि एक फोन कॉल का रिकॉर्ड जो 2 लोगों के बीच के संबंध को दिखाता है, या एक सीसीटीवी फुटेज जो घटना का सही समय बताता है, या फिर किसी की उंगलियों के निशान जो उसकी पहचान बताते हैं। ये सब इसी धारा के तहत सुसंगत हैं। अब हम 2 बहुत खास और मजबूत नियमों पर आते हैं, अन्यत्रता यानी एलिबाय और रूढ़ि यानी कस्टम। धारा 9 प्ली ऑफ एलिबी से जुड़ी है। एलिबी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कहीं और। अगर कोई आरोपी ये साबित कर दे कि अपराध के समय वो घटना की जगह पर था ही नहीं बल्कि कहीं और था, तो ये एक बहुत मजबूत बचाव हो सकता है। और हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसे साबित करने का भार खुद आरोपी पर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई एलिबी का दावा कर रहा है तो उसे ये पक्के तौर पर साबित करना होगा कि उसका उस जगह पर होना नामुमकिन था या लगभग नामुमकिन था। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि शायद मैं वहां नहीं था। अब आते हैं धारा 11 पर, जो रूढ़ि या रिवाज से संबंधित है। जब किसी अधिकार या प्रथा के होने पर सवाल उठता है तो कोई भी पुरानी घटना या उदाहरण सुसंगत हो जाता है जिसमें उस प्रथा को माना गया हो या उसे बदला गया हो या उससे इनकार किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी रिवाज को साबित करने के लिए 4 टेस्ट दिए हैं। पहला, क्या यह हमेशा से चला आ रहा है? दूसरा, क्या यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है? तीसरा, क्या यह बहुत पुराना है? और चौथा, क्या यह तर्कसंगत है? इन चारों सवालों का जवाब हाँ में होना जरूरी है। तो संक्षेप में अगर देखें तो हमने सुसंगतता के पूरे ढांचे को समझ लिया है। इसकी नींव है एक ही घटना का हिस्सा होना, फिर संदर्भ मिलता है मौके, कारण और प्रभाव से, इरादे का पता चलता है मकसद, तैयारी और आचरण से, स्पष्टीकरण मिलता है पहचान और दूसरी जानकारी देने वाले तथ्यों से, और फिर आते हैं कुछ विशेष बचाव जैसे अन्यत्रता और रूढ़ि। और आखिर में एक सवाल, अगर सबूत सच को खोजने का एक औजार है तो तथ्यों की सुसंगतता के ये नियम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि न्याय हो, न कि सिर्फ सबसे ज्यादा यकीन करने लायक कहानी बनाई जाए? इस पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।